Hello everyone. Today I am going to discuss coordination compound, which is very important chapter for your exam points of view, like JEE exam and NET exam. इन सभी एग्जाम के पर्पज से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है. अब कैसे हो जाता है इस चीज को देखेंगे और इस चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे और उन टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे. तो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को. ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चैप्टर को पढ़ना क्यों है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे हम. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से भी लोग जानते हैं. अगर मैं बात करूं जेईई के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एवरी ईयर. अगर मैं नीट का बात करूं तो एवरी ईयर यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं इस चैप्टर से. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब जैसे ही चैप्टर का नाम देखिएगा तो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपके मन में ख्याल ये जरूर आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़े लाइक 10th में और 11th में. वो अलग बात है आप भूल गए हैं, लेकिन जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, तो आपके मन में इस चैप्टर को देखने के साथ ख्याल आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हेल्प से जो कंपाउंड बन रहा होगा उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे लॉजिकली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर को देखने के बाद. लेकिन आप ये भूल गए होंगे कि अच्छा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, ये आप भूल गए होंगे. तो बेसिकली आप लोग क्लास 10th में और 11th में पढ़े होंगे मेनली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, विच इज आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करूंगा तो मैं मेनली जो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा. लेकिन यहाँ पे मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊं, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाऊं. हमारा मेन पर्पस है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में और वो कैसे काम करता है, उसमें कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस चैप्टर में उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कितना इंपॉर्टेंस है, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे. तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करते हैं चीजों को समझना. तो जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं मेनली वो 3 टाइप्स के होते हैं. तो पहला अगर बात करें हम लोग मेनली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट. मेनली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड. बारी बारी से हम लोग सभी को देख लेंगे एक एक करके. तो पहला जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है. अब बोलोगे सर आयनिक बॉन्ड क्या होता है, लाइक जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बनता है, क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं. आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड समझते हैं इसको. The bond are formed. The bond are formed by the transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond. Is called ionic bond. आयनिक बॉन्ड उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl. NaCl इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड which is formed by transfer of one electron from sodium atom
from sodium atom to chlorine atom, then after it form NaCl and NaCl is a ionic bond. मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा कोई पर्पस नहीं है कि मैं आयनिक बॉन्ड को डीप से बताऊं, बस एक ओवरव्यू दे देता हूं अगर मैं बॉन्ड के बारे में पढ़ रहा हूं तो। सेकंड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है सर? तो वैसे ही आप लोग पढ़े होंगे, बाय द शेयरिंग ऑफ हेल्प से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, वो चीज देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड आर फॉर्म्ड, लिखिएगा आप लोग, द बॉन्ड आर फॉर्म्ड the bond are formed by the sharing of electron, by the sharing of electron between two or more than two atoms is called covalent bond, is called covalent bond। तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के हेल्प से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एटम्स के बीच, वो उसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, और मैं एग्जांपल का बात करता हूं तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज NH3। NH3 इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कैसे समझते हैं? अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप लोग जानते होंगे, 5 होते हैं। तो मैं डिनोट करता हूं 1 2 3 4 एंड 5। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो मैं इसे भी अरेंज कर देता हूं 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन और उसका भी एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग होगा, शेयरिंग हुआ और शेयरिंग हुआ। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन हमेशा अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और नाइट्रोजन हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। एंड हाइड्रोजन बिकम लाइक अ हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना डुप्लेट कंप्लीट करके ये हीलियम के जैसा बनना चाहेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे इसका क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर लिया? अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। और नाइट्रोजन क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। दैट मींस ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं कैसे। ये रहा आपका, ये रहा ऐसे, ये रहा इसका। अब काउंट कर लीजिए नाइट्रोजन का, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं, इसका जो ऑल ओवर स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ऐसा होता है। नाइट्रोजन, इसका लॉन पेयर और हाइड्रोजन, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। इसका शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो कोवलेंट बॉन्ड हम लोग डिस्कस कर लिए। एंड थर्ड वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ कोवलेंट बॉन्ड, बस इसमें डिफरेंस ये होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं वो सिर्फ एक ही एटम के द्वारा किया जाता है दूसरे एटम को। तो हम डेफिनेशन समझेंगे, देन उसके बाद उसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे और बखूबी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं इसे, 10th में भी पढ़ चुके हैं, और मैं दोबारा भी इसे रिकैप करवा रहा हूं आप लोगों को। एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिखेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, in coordinate bond electrons are shared by one atom इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड बाय वन एटम टू अनदर एटम इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अब कोई आपको बोलता है डेटिव बॉन्ड, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही समझेंगे। तो यहाँ पे स्लैश डाल के लिख लीजिएगा डेटिव बॉन्ड। अब समझते हैं इसके एग्जांपल्स को। आप लोग अगर यहाँ तक लिख लिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में लिखिएगा आप लोग एग्जांपल। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज O3। अब देखते हैं सर आपने एग्जांपल तो O3 ले लिया, चलिए ठीक है, आप बता दीजिए कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ पे बनता है। आइए हम लोग देखते हैं। अब कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। ओके, सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4, इसका यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब क्या होगा? आपको पता होगा ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये सुन के भी 2 बॉन्ड बन जाएगा, बन गया। इससे क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बच गया 3rd ऑक्सीजन। तो सर इसका कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, विच इज लॉन पे इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख लीजिए। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा ऐसे करके। ये क्या करेगा, इस तरीके से इसे डोनेट कर देगा प्रॉपर तरीके से। तो क्या होगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके बीच। ये रहा पर तो इसको इस तरह से डिनोट कर दीजिए, इसको ऐसे राउंड करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करेगा, इसको दे देगा। अब क्या हो गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपका? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आर शेयर्ड बाय वन एटम टू अनदर एटम। यहाँ पे लिखा हुआ इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर शेयर्ड बाय वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। शेयर होता है लेकिन दोनों एटम के बीच नहीं होता है, दोनों एटम के द्वारा नहीं होता है, बस एक एटम के द्वारा होता है। सेकंड एग्जांपल इज H2SO4. H2SO4 is the best example of coordinate bond and as well as covalent bond. देखते हैं हम लोग H2SO4। अब यहाँ पे कहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है सर, वो भी बता दीजिए, देख लेते हैं हम लोग। सल्फर है, सल्फर क्या करेगा, अपना 2 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों को पता होगा ये चीजें। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब कितना ऑक्सीजन बच गया है सर, 4। तो 4 ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ऐसे करके। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच। तो आई होप आपको बखूबी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। खैर ये तो बेसिक्स है, आप लोग पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर भूल गए होंगे तो आप लोग रिकैप कर लीजिए। चलते हैं इसके आगे। आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं।
अभी हम लोग बेसिक्स भी पढ़ रहे हैं चैप्टर का, अभी चैप्टर में हम लोग इन नहीं किए, बस अब थोड़ा थोड़ा इन करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखते हैं आगे हम लोग। जैसे एनसीईआरटी आप देखिएगा इस चैप्टर का कोटेशन कंपाउंड का, तो आपको स्टार्टिंग्स के ही 5 से 7 लाइन के बीच 2 वर्ड मिलेगा, एक सिंपल सॉल्ट, एक डबल सॉल्ट। अब क्वेश्चन राइज होता है सर सॉल्ट के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं, एसिड बेस मिलाएं, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, तो ये सिंपल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो उन सभी चीजों को देखते हैं। और हाँ, डबल सॉल्ट से नीट में क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट, तो समझते हैं इसको, देखते हैं। लिखेगा आप लोग सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, इसमें लिखिएगा सिंपल सॉल्ट इज अ कंपाउंड, सिंपल salt is a compound which contain one types of cation and anion, and it dissociate into aqueous solution, सॉल्यूशन। आगे लिखिएगा इसमें एग्जांपल, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है NaCl, KCl, MgCl2, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। NaCl, KCl, MgCl2 is the best example of simple salt. अब देखते हैं इसे, डेफिनेशन में क्या कर रहा है। सिंपल सॉल्ट इज अ कंपाउंड which contain one types of cation and anions. Let us consider here, if we put down NaCl in aqueous solution, then it dissociate into its respective ions, which is Na plus and Cl minus. Here do same thing, it dissociate into K plus and Cl minus. Again we do same thing here, it dissociate into Mg plus 2 Cl minus. So we are observed in each example that only one type of cations are present in aqueous solution, which is Na plus, and in this Cl minus. And again we observe that only one type of cations are present, which is K plus and Cl minus, and here Mg plus 2 and 2 Cl minus, and it lose their identity in aqueous solution. जैसे ही मैं इसे aqueous solution में डालता हूँ तो इसका जो पहले का आइडेंटिटी था वो क्या हो गया, लूज हो गया। क्यों? क्योंकि ये पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब ये आयंस के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे NaCl सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन आयनिक फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये सारे में अप्लाई होगा, सारे एग्जांपल्स में अप्लाई होगा। तो that means simple salt is a salt which contain one type of cation and one type of anion when it dissolve in a aqueous solution. Second is a double salt. समझते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है।
डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट में क्या था कि एक ही टाइप के केटायन और एनायन प्रेजेंट है, लेकिन डबल सॉल्ट में क्या होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन व्हेन इट डिसॉल्व इन अ aqueous solution. Double salt is a compound. Double salt is a compound which contain more than one type of cations and anions and it dissociate into its respective ions when it dissolved in aqueous solution. Dissolved in aqueous solution, and it lose their identity. कब? जब इसे हम aqueous solution में डाल देते हैं। तो समझते हैं इसका एग्जांपल। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका FeNH3 का हॉल 2 into SO4 का हॉल 12 into 6:2। ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। इसे मैं एक्वस सॉल्यूशन में जैसे डिसॉल्व करता हूं, एक्वस सॉल्यूशन में जैसे डिसॉल्व करता हूं, तो डिसॉल्व करने के बाद समझते हैं इसे। जब ये रिस्पेक्टिव आयन से ब्रेक हुआ तो ये बनेगा Fe+2 प्लस 2NH4, यहाँ पे 4 कर दीजिएगा, 3 नहीं होगा, प्लस 2NH4 प्लस 2SO4 -2। तो ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। जैसे ही मैं इस सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोर देन वन टाइप्स ऑफ केटायंस आर प्रेजेंट विच इज Fe+2 एंड NH4+। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है डबल सॉल्ट का। इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल है पोटासियम। एग्जांपल नंबर 1, दूसरा देखिएगा K2SO4 into Al2SO4 whole thrice into 24:2। ये भी आपका डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। जैसे ही मैं इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो यहाँ पे क्या 2K प्लस और 2L+3 में कन्वर्ट होगा और SO4 और SO4 का आपका एनायन मिलेगा। दैट मींस पोटासियम एंड मोहर सॉल्ट इज एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। लिख लीजिएगा। जो एग्जाम में पूछा था, नीट एग्जाम में वो ये पूछा था 24 में, ये पूछा हुआ एग्जांपल है आपका 24 में, तो लिख लीजिएगा इसे। तो यहाँ से सिंपल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डबल सॉल्ट क्या होता है। और यहाँ पे लिखा होगा कि जब हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं
तो ये अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब ये आयनिक फॉर्म में चला गया, तो Fe+2 और यहाँ पे Fe और NH2NH4 प्लस यहाँ पे NH4SO4 और यहाँ पे 2SO4 का जो आइडेंटिटी होगा, जो प्रॉपर्टीज होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका, इसके बाद मिटाता हूं इसे मैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसे बताइएगा कि कौन सा सही है जब उसे हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। तो एग्जांपल इज Fe नहीं Na4 FeCN6। अब मैं क्या करता हूं, इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं। एक्वस सॉल्यूशन में डाल, मान लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। सही, यहाँ तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग बोर्ड पे काम कर रहे हैं, लैब तो है नहीं। तो जैसे ही रिजल्व होगा तो 4Na प्लस FeCN4 माइनस, एक ये हो गया। एंड जो सेकेंड है 4Na प्लस Fe प्लस 2 कर दीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे 6Cn माइनस। आप लोग ये बताइए विच वन इज करेक्ट। अगर मैं इसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो कौन सा करेक्ट होगा? कोई बोल रहे होंगे सर ये सही होगा, कोई बोल रहे होंगे ये सही होगा, कोई बोल रहे होंगे नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये भी अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटता है, कोई बोल रहे होंगे नहीं सर ये सही है, कोई ये गलत बोल रहा है। मतलब इस तरह से आप लोग बोल रहे होंगे सभी लोग। लेकिन एक्चुअल जो इसका आंसर होगा, अगर हम Na4FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे साइनाइड एंड आयरन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। जैसे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो आपका जो रिस्पेक्टिव आयंस में टूटेगा, इसमें टूटेगा ना कि इसमें। अब बोलोगे सर ये कैसे आपने कर दिया? अभी तो आपने बताया डबल सॉल्ट के बारे में, सिंपल सॉल्ट के बारे में, वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट रहे थे, इसे भी टूटना चाहिए था लेकिन ये नहीं टूटा। इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि अभी से पहले जितना भी हम लोग कॉम्प्लेक्स देखें, सॉल्ट देखें, लाइक डबल सॉल्ट था, सिंपल सॉल्ट था, जो कंपाउंड था, उसे हम जैसे ही मतलब आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं आप लोग इसे, क्योंकि यहाँ पे आयंस भी प्रेजेंट है। तो इससे पहले जो भी हम लोग देखें, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट रहे थे, लेकिन सर ये नहीं टूट रहा है। इसका रीजन क्या है? तो ये तो गलत हो गया आपका, ऐसे तो टूटेगा नहीं। जब भी ब्रेक होगा तो यही ब्रेक होगा। तो आपका क्वेश्चन राइज होगा सर इसको भी ब्रेक होना चाहिए था, इसको भी ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा। इसी को समझने के लिए, इसी को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई आखिर ये टूट क्यों नहीं रहा है। बाकी सब टूटे लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद ये क्यों नहीं टूटता है। सो वी स्टार्ट स्टडीइंग अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसका रीजन ये है, यहाँ पे लिखिएगा, इट नॉट ब्रेक, लिख लीजिएगा, इट नॉट ब्रेक डाउन, इट नॉट ब्रेक डाउन into respective ions in aqueous solution. So we start solution. So we
start a study of coordination compound. Coordination compound. इसी का रीजन जानने के लिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया। रीजन जानने के लिए क्या ये टूट क्यों नहीं रहा है। अब क्यों नहीं टूट रहा है, इसका रीजन ये है, लिखेगा है पॉइंट दे करके। इन FeCN6 4 have one type of bond present यहाँ पे वन टाइप को स्पेशल कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। One type of special bond present which is coordinate bond. The coordinate bond are present between net bond are present between Fe and Cn। Fe and Cn के बीच एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसी बॉन्ड के प्रेजेंट होने के कारण Fe and Cn माइनस जो होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाता है अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। सो द रीजन बिहाइंड वी स्टार्ट स्टडीइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी के रीजन को जानने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना स्टार्ट किए। तो आप लोग रीजन लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होगी। ये Fe and Cn के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो और भी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सर कहाँ है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट, वो बताएंगे हम आपको फर्दर आगे। अभी आप इतना नोट डाउन कर लें। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सीक्वेंसली आपको चीजें समझ में आती जाएगी। तो ये तो समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ते क्यों है, उसका रीजन क्या है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है उसको समझते हैं, उसके डेफिनेशन को समझते हैं, उसके एग्जांपल्स को भी समझेंगे। लिखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखिएगा। इसमें पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल के साथ इसको हम लोग इजी वे में समझ लेंगे। लिखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेशन compound is formed by combination of two or more than combination of two or more than combination of two or more than two species, more than two stable species, two stable species, and it retain their identity
and it retain their identity in solid as well as liquid phase या solution phase। समझते सर, इतना लंबा चौड़ा आप तो डेफिनेशन लिख दिए, समझ तो कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा अच्छे तरीके से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, उन सभी चीजों को। इसका एग्जांपल जो है मैं वही एग्जांपल लेता हूं जो अभी थोड़े पहले हम लोग लिए थे ताकि समझने में चीजों को इजी हो। एग्जांपल क्या था आपका, Na4 FeCl6 एग्जांपल था। अब इस एग्जांपल में हम कुछ चीजें देख रहे हैं, वो दिख क्या रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है वो दो या दो से अधिक स्टेबल स्पेसिस कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ पे हमें तीन तरह का आइटम दिख रहा है, सोडियम, आयरन एंड साइनाइड। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे तैयार है, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फाउंड बाय द combination of two or more than two stable species and it retain their identity in solid as well as solution phase। तो सर ये बात क्या है, अब जैसे बोल रहे हैं कि अपने आइडेंटिटी को, अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो सॉल्यूशन फेज में हो। तो यस, इस बात को भी समझेंगे, जैसे ही हम इसको एक्वस में डालते हैं, मतलब सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस फेज में पानी में डालते हैं, अब ये सॉलिड फॉर्म में, मैं जैसे इसको सॉल्यूशन में डालूंगा, वाटर में डालूंगा, तो ये आपको ब्रेक होगा Na4 प्लस FeCl6। अब बात हम करते हैं इसका, ये पार्टिकुलर पॉइंट है इसका, तो ये हमारा सॉलिड फेज में भी जैसा दिख रहा है वैसा हमें सॉल्यूशन फेज में भी दिख रहा है। तो दैट मींस ये अपने आइडेंटिटी को सॉल्यूशन फेज में भी एंड सॉलिड फेज में भी क्या रखता है, मेंटेन रखता है, अपने प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आने नहीं देता है, चाहे हम इसको सॉलिड फॉर्म में देखें चाहे हम इसको सॉल्यूशन फेज में देखें। और यहाँ पे आपको बताएं पहले कि साइनाइड के बीच एंड आयरन के बीच यहाँ पे क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वो कैसे प्रेजेंट होता है वो फर्दर हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक सिंपल और इजी डेफिनेशन। Found by combination of two or more than stable species and it retain their identity in solution phase and solid phase। solid phase में चाहे solution phase में ये अपने आइडेंटिटी को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। और हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते क्यों है, इसके बारे में जानने के लिए कि ये सॉल्यूशन में जानने के बाद ये ब्रेक डाउन क्यों नहीं हुआ, तो ये इसका रीजन था। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन of coordination compound। coordination compound, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। एक एग्जांपल फिर से मैं लेता हूं, Na4 FeCl का होल 6। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इन सभी का एक स्पेसिफिक अपना अपना नेम होता है। इसको हम समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम Na4 प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। काउंटर आयन जो इस ब्रैकेट के बाहर रहता है वो प्रेजेंट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। चाहे ये इस तरफ भी प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर ने इधर लिख दिया तो इधर ही प्रेजेंट होगा वही काउंटर आयन होगा, तो वैसा कुछ नहीं है, इधर भी प्रेजेंट हो सकता है आपका काउंटर आयन। ये क्या है, ये मेटल आयन है या फिर सेंट्रल मेटल बोल सकते हैं। मेटल आयन और सेंट्रल मेटल आयन, ये बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर
इसे क्या बोलते हैं? इसे लिगेंड बोलते हैं, LIGEND लिगेंड बोलते हैं। ये ब्रैकेट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पूरे ब्रैकेट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, इससे आप लोग लिख लीजिए, बाकी हम इसके आगे समझते हैं चीजें। आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गया होगा। इसे मिटा देता हूं मैं। अब बारी बारी से इन सभी चीजों को समझेंगे, ये सारी चीजें होती क्या है, इसे लिगेंड क्या होता है, मेटल आयन, काउंटर आयन, आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे बारी बारी से। मिटाता हूं मैं इसे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए कुछ थ्योरीज हैं। पहले मैं उन सभी थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें किन किन थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये चैप्टर को हम पूरे तरीके से समझ पाएंगे। आखिर कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किन साइंटिस्ट ने कौन सा थ्योरी दिया, किस थ्योरी में क्या है इंपॉर्टेंट, उन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन लिखेगा, थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनिंग कर लीजिएगा, एक्सप्लेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेशन कंपाउंड। तो पहला जो है, मैं पहला बात करता हूं बेसिक्स का। बेसिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना वो देख लेते हैं। लिगेंड के बारे में पढ़ना है, इसमें जो नोमेनक्लेचर्स आएंगे उसके बारे में पढ़ना है। नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, इसके आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म के बारे में। दूसरा जो आता है वर्नर थ्योरी आता है। ये क्या होता है उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे बाद में, इन सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद। तीसरा जो आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है। वैलेंस बॉन्ड, जिसको लोग बोलते हैं VBT। तीसरा जो चौथा जो आता है क्रिस्टल फिल थ्योरी। क्रिस्टल फिल थ्योरी आता है, जिसको लोग बोलते हैं CF। ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेजर जो पार्ट होता है जे नीट का, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं आपका इसी पार्ट से आता है। जी या फिर हम बात करें नीट का, चाहे नीट का बात कर लें, और इस पार्ट से भी आता है। ये दो पार्ट ये इंपॉर्टेंट आता है, तो देखिएगा जेईई या नीट का क्वेश्चन देखिएगा, आता है इन सभी चैप्टर्स पार्ट से। फर्दर इसे भी क्वेश्चन आया है
24 में ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड के बारे में पढ़ने के लिए। समझते हैं लिगेंड क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया इससे, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग लिगेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है लिगेंड? बताता हूं मैं इसे। लिगेंड क्या होता है समझते हैं उसको। सिंपल भाषा में अगर लिगेंड को देखा जाए तो वैसा स्पेसीज जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे मेटल केटायन को डोनेट करे। दैट मीन्स a species which have a at least one lone pair and that can donate its lone pair to metal cation या metal। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को हम लोग यहाँ पे लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा जिसके पास एटलीस्ट वन लॉन पेयर होना चाहिए। एटलीस्ट कहने का मतलब कम से कम एक लॉन पेयर होना चाहिए, हो सकता है 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, तो वो भी आपका लिगेंड ही कहलाएगा। और वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे? मेटल केटायन को दे। मेटल केटायन कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए समझते हैं लिगेंड क्या होता है। देखिएगा, स्पेसीज में हो क्या सकता है? आयंस और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स स्पेसीज having at least one lone electron pair electron that can donate to metal cation और मेटल जब फिर मेटल केटायन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेटल केटायन लिखें। इज कॉल्ड लिगेंड। ये तो समझ में आ गया कि वैसा स्पेसीज या फिर वैसा आयन जिसके पास एटलीस्ट एक वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो दूसरे मेटल केटायन को दे, वो लिगेंड का होता है। समझते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे वो भी देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड लिखिएगा। टाइप्स ऑफ लिगेंड लिखिएगा। एक होता है मोनोडेंटल लिगेंड, दूसरा होता है पॉलीडेंटेड। अब पॉलीडेंटेड में फर्दर जो होते हैं बाइडेंटेड, दूसरा ट्राइडेंटेड, तीसरा टेट्राडेंटेड, चौथा पेंटा, और पांचवा यहां से क्वेश्चन आया है सरेंडर लिगेंड से, प्रीवियस ईयर में नीट में आया था। समझते हैं
बारी बारी से इसको मोनोडेंटेट क्या होता है, बाइडेंटेट क्या होता है, पॉलीडेंटेट क्या होता है, ये फर्दर ऑन इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा इसे और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो लिगेंड तो हम लोग देख लिए क्या होता है, मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में हम लोग क्या देखें, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। इसको समझेंगे और इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। आइए समझते हैं। इसे मैं मिटाता हूं ताकि स्पेस नहीं है हमारे पास। समझ में आ जाएगा लिगेंड, टेंशन ना ले, मैं एग्जांपल लूंगा ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। on the basis of denticity. डेंटिसिटी, सर ये डेंटिसिटी क्या होता है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। मान लेते हैं एक लिगेंड और एक मेटल, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो उसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लेते हैं कोई लिगेंड है ए बी नाम का कोई लिगेंड है जो कि जुड़ा हुआ है आपस में, और यहाँ पे कोई मेटल, ये दो, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट किया, ये इसको डोनेट किया, तो ये बाइडेंटेट हो जाएगा। मतलब किसी भी लिगेंड्स के द्वारा नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए जा रहे हैं मेटल के टाइम को, वो उसका डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, वो उसका डेंसिटी कहलाता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कोई लिगेंड है वो किसी मेटल के टाइम को कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर 1 दे रहा है तो मोनोडेंटेड, 2 दे रहा है तो बाइडेंटेड, 3 दे रहा है तो ट्राइडेंटेड, 4 दे रहा है तो टेट्राडेंटेड, 5 दे रहा है तो पेंटाडेंटेड और 6 दे रहा है तो हेक्साडेंटेड लिगेंड कहलाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी क्लासिफाई द लिगेंड्स मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड। तो आप लोग लिखिएगा सबसे पहले मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड। नहीं भी खइबे ना ये कटोरी हले रे। अरे हम हल्ला का करे, शूट कर ले वीडियो। तो जब देखी तब बकचोदी कर चली तो सामने में। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है उसे समझते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। A ligand which share pair of electrons by single donor atom. Single donor atom is called monodentate ligand. अब इसका एग्जांपल क्या होता है सर, वो समझते हैं। अब बता दिए आप बोलोगे सर बता दिए कि वैसा लिगेंड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है सिंगल एटम के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। एग्जांपल से आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में इसका हो जाएगा F-, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इसके पास एक नहीं, अगर मैं फ्लोरीन का बात करता हूं तो ग्रुप 7 का आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2
3 4 5 6 1 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं, आपको कैसे समझो, 2 2 4 2 6 1 7। तो मैंने क्या बताया था कि लिगेंड उसी को बोलेंगे जिसके पास एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। भाई इसके पास तो 3 बचा पड़ा है, 3 ऊपर से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है, दैट मींस तब क्या आया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये क्या हो गया आपका मोनोडेंटेड लिगेंड। अब मोनोडेंटेड लिगेंड कैसे हुआ, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय सिंगल डोनर एटम। फ्लोरीन है यहाँ पे, फ्लोरीन के साथ तो कोई ए और बी, फ्लोरीन के साथ कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं है ना, कोई दूसरा फ्लोरीन नहीं है, या फिर कोई दूसरा स्पेसिस तो नहीं जुड़ा हुआ है कि सर ये भी दे रहा है किसी मेटल को और ये भी दे रहा है किसी मेटल को। अगर ऐसा होता तो ये बाइडेंटेड हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे हो क्या रहा है, फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और फ्लोरीन के अलावा कोई इसके साथ कोई भी एटम नहीं जुड़ा हुआ है। तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय सिंगल डोनर एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। फ्लोरीन हो गया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो और ऑक्सो, ऑक्सो बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। और ये जो एग्जांपल है नेगेटिव लिगेंड का एग्जांपल, नेगेटिव लिगेंड का एग्जांपल। सम एग्जांपल न्यूट्रल लिगेंड का देखते हैं, NH3। NH3 नाइट्रोजन के पास, अब देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया जाएगा किसके द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा। दैट मींस ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइन। NH3 हो गया, H2O हो गया, आपका C5H5N हो गया, प्रीडीन हो गया, कार्बोनाइल हो गया, नाइट्रोसाइल हो गया। ये सब क्या आपका न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल। ये सब आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसको अमाइन बोलते हैं, इसको एक्वा बोलते हैं, इसको क्लोरीन बोलते हैं, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, इसको नाइट्रोसाइल बोलते हैं। लिख लीजिएगा इसको अमाइन, एक्वा, क्लोरीन, कार्बोनाइल, इसको बोलते हैं अपन लोग नाइट्रोसाइल। ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग ऐसा ही इसके इसी नेम से इन लोगों को जानते हैं। ये नोमेनक्लेचर में आपको काम आएगा आगे। दूसरा लिखेगा बाइडेंटेड लिगेंड। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर शेयर्ड बाय नॉट सिंगल डोनर एटम। इसमें क्या, दो डोनर एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, डेफिनेशन हर एक चीज का लिखे बार बार वो मैटर नहीं करता, मैं इसे समझा देता हूं। मान लेते हैं M नाम का कोई मेटल है, A और B क्या है, लिगेंड है। ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। इसमें क्या है, लिगेंड विथ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सिंगल डोनर एटम, बट यहाँ पे क्या है, 2 डोनर एटम। कितना है, 2 डोनर एटम के द्वारा जहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है मेटल कैटायन को, उस लिगेंड को हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा, उसे हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो A और B जो है आपका बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल में आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये एक एग्जांपल था, कॉमन एग्जांपल। अब हम इसका एक्चुअल एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल होगा CH2 CH2 NH2 NH2। अब आप लोग देखो कि नाइट्रोजन के लॉन पेयर के द्वारा किसी मेटल को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। इसका जो नेम होता है इथिलीन डायमाइन। इथिलीन, इसको हम लोग इथिलीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन। इथिलीन डायमाइन आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल इसका होगा, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो, तो ये इसके द्वारा डोनेट किया जाएगा और इसके द्वारा मेटल को इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा।
ये दो एग्जांपल है, इसे आप लोग लिख दीजिएगा। एक ग्लाइसिनेटो होता है, इसको लिख देता हूँ मैं, आप लोग लिख दीजिए, इसे मिटाता हूँ मैं। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, मोनोडेंटेट क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये बाइडेंटेट क्या होता है, उसे हम लोग देख लिए। आगे देखिए, ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर सेट बाय 3 डोनर एटम इज कॉल्ड ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आपका CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 NH। नाइट्रोजन के लॉन पेयर क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करेंगे, किसे, मेटल कैटायन को। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइएथिलीन ट्राइएमाइन। डाइएथिलीन ट्राइएमाइन, ये इसका एग्जांपल हो गया। टेट्राडेंटेड, टेट्राडेंटेड में लिखिएगा CH2 CH2 NH NH CH2 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 CH2, यहाँ पे आपका NH2 and NH2 लॉन पेयर, ये शेयर करेगा। इसे क्या बोलेंगे, ट्राइएथिलीन टेट्राएमाइन। इसका नेम हो जाएगा ट्राइएथिलीन टेट्राएमाइन। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा।